पिया भी कहते हैं और दूरदृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आँख जो है, मानव नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है। इसका कारण क्या होता है, दूर बिंदु जो होता है मानव नेत्र का, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु वो अनंत होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। लेकिन जब इस दोष से पीड़ित होता है व्यक्ति तो उसका दूर बिंदु अनंत से कम हो जाता है, नज़दीक हो जाता है। इसीलिए जब अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ रहता है तो उसका प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल के सामने ही बना देता है, दृष्टि पटल पर नहीं बन पाता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो दृष्टि पटल के सामने अगर बना देगा प्रतिबिंब तो उसको जो है दृष्टि पटल पर बनाने के लिए एक इस तरह से, मान लीजिए आँख है, ये नेत्र है, तो यहाँ पर बना देता है प्रतिबिंब इस तरह से। अनंत से जब आता है तो प्रतिबिंब यहीं पर बन जाता है, इस तरह से यहाँ पर बना देता है। एक जो है हम लोग अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे कि ये प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल पर बनाता है। तो अपसारी लेंस नहीं होगा, द्विफोकल लेंस ये भी नहीं होगा, बेलनाकार लेंस भी नहीं होगा, अभिसारी लेंस घ नंबर इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो है हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, इसमें से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो इस दोष में क्या होता है, दूर का वस्तु हम लोग को स्पष्ट दिखाई पड़ता है लेकिन निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। इसका कारण क्या होता है कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और जब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसका जो है निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। तो दृष्टि पटल के पीछे बनता है तो उसको जो है दृष्टि पटल या फिर रेटिना पर बनाने के लिए एक जो है अभिसारी लेंस का प्रयोग करना होगा। ये प्रकाश की किरण को अभिसरित करता है, इसको हम लोग उत्तल लेंस भी कहेंगे, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस गौर नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें से दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग। तो दो फोकस दूरी वाला जो है जिसमें से कभी सिलरी मसल्स जो होता है आँख का, जो कि फोकस दूरी को अधिक उम्र बढ़ जाने से यह शिथिल हो जाता है और लचीला हो जाता है जिससे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर नहीं बना पाता है। ये कारण ये होता है। दूसरी बात कि इसमें से निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दूर दृष्टि दोष, दोनों तरह का दोष हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष, ये दो फोकस दूरी वाले लेंसों का उपयोग जो होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दोनों दोष से पीड़ित व्यक्ति रहता है तो उसको हम लोग दूर करने के लिए करते हैं, जिसको हम लोग जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं। जरा दूरदर्शिता इस तरह से भी हम लोग कहते हैं। तो एक इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। अगला चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है, मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो इसमें से पीला भाग जो होता है ये दिया हुआ है, इसमें से पीला भाग ये सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस में इसमें से कह रहा है आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर क्या होता है, निकट का वस्तु रहे या फिर दूर का वस्तु रहे उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मतलब कि रेटिना पर जो है प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनाता है, ऐसा जो है उसको समायोजित करता है। तो इसको हम लोग सामंजन क्षमता कहते हैं, आँख के सामंजन क्षमता कहेंगे, मानव नेत्र का सामंजन क्षमता। इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन जो है, तो दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है,
तो दूरदृष्टि के बारे में हम लोग जान चुके हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है, या फिर दृष्टि पटल के पीछे बनेगा, तो रेटिना के पीछे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें से है 7वां नंबर में है प्रकाश जो है आँख में प्रवेश करता है। प्रवेश जैसे सिलियरी मांसपेशियां जो होता है ये फोकस दूरी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। निकट का वस्तु के लिए अलग फोकस दूरी कर देगा और दूर की वस्तु के लिए अलग फोकस दूरी करता है। ऐसा समायोजित करता है जिससे कि उसका प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल पर बने। तो ये कॉर्निया से प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे जो होता है एक पतला झिल्ली जो होता है जिसको हम लोग परितारिका कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ख नंबर। प्रकाश जो है आँख में कॉर्निया से प्रवेश करता है। इसी तरह से 8वां क्वेश्चन जो है इसमें से एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश किरण का जो विचलन जो होता है, ठीक है, विचलन कोण जो है हम लोग जानते हैं इस तरह से था, इस तरह से। तो इसमें से क्या होता था, ये आपतित किरण होता था। आपतित किरण जो होता अपवर्तित हो जाता था, इस तरह से मुड़ जाता था। इसके बाद जो है इसमें से उसका जो है वर्ण विक्षेपण होता था। तो इसमें से हम लोग क्या करते थे, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाते थे ऐसे, और अपवर्तित किरण को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते थे इस तरह से। तो यहाँ पर जो कटता था, प्रतिच्छेद करता था, जिसको हम लोग विचलन का कोण कहते थे, उसको डी से दर्शाते हैं। तो इसमें से विचलन का कोण होता कौन सा है, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है उसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का जो कोण होगा उसको हम लोग विचलन का कोण कहेंगे। अगला 9 नंबर में, तो सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण इसको कहते हैं हम लोग, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घ नंबर हो जाएगा। अगला इसमें से है 10 नंबर। 10 नंबर में कहा है यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, तो सबसे अधिक मुड़ने वाला रंग जो होता है, वर्ण जो होता है, वो बैगनी होता है। और बैगनी का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य जो होता है कम होता है, या फिर बैगनी रंग का जो है स्पीड जो होता है, चाल जो होता है, वो कम होता है। और हम लोग अपवर्तनांक पढ़े हैं। अपवर्तनांक जो होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर यदि माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाता है तो उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। अपवर्तनांक अधिक होगा, कहने का अर्थ हो गया बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। और इसी तरह से लाल रंग का स्पीड जो होता है, चाल जो होता है, वो अधिक होता है, तो उसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा। तो अधिक मुड़ता है उसे उस घटक के कांच के अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। तो इसके क्रम को लिखना है। क्रम जो है अपवर्तनांक का क्रम किस तरह से होगा, तो मान लेते हैं अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं इस तरह से। तो म्यू जो हो गया वायलेट का हो गया, और सबसे कम जो होगा वो रेड का होगा, इसके बीच में जो है येलो का हो जाएगा। तो इस तरह से अपवर्तनांक सबसे अधिक जो है, इसका क्रम जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसी के बीच में और सब जो कलर आ जाएगा VI BGYOR। तो इसी तरह से इसका अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक क्रम जो है वो इस तरह से हो जाएगा। सबसे लास्ट में रेड का और सबसे आगे जो होगा वो वायलेट का होगा। इसी प्रकार से 11वां क्वेश्चन जो है इसमें से कहा गया प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। विचलन कहने का अर्थ हो जाता है एक तरह से मुड़ना। तो सबसे अधिक जो मुड़ने वाला जो होता है वर्ण जो होता है वो बैगनी होता है, और सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल
होता है इसमें से। तो इसी प्रकार से 12वां जो क्वेश्चन है इसमें से 12 नंबर में क्वेश्चंस में इसमें से कह रहा है कि एक श्वेत प्रकाश पुंज जो होता है, श्वेत प्रकाश पुंज है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर के 7 रंगों की पट्टिकाएं निर्मित करती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो लाल रंग का घटक जो है अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, ये अभी हम लोग देख रहे थे। जिस रंग का जो है वेग जो है, लाल रंग का वेग जो होता है वो अधिकतम होता है। तो अधिकतम जिसका होता है वेग, उसका अपवर्तनांक जो होता है वो न्यूनतम हो जाता है। इसी प्रकार से कह रहा है बैगनी रंग घटक का विचलन जो होता है वो न्यूनतम होता है। तो बैगनी का तो विचलन जो होता है वो अधिकतम होता है, ये गलत है। कांच के श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होता है, ये भी नहीं होता है, क्योंकि सभी वर्ण का जो है वेग जो होता है वो अलग अलग होता है। इसी के कारण जो होता है श्वेत रंग 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि उसका वेग जो होता है अलग अलग हो जाता है माध्यम परिवर्तन होने पर। इसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन जो है इसमें से जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश का क्या होता है, वो वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म में। तो इस प्रकार से था। और इसमें से जैसे टिमटिमाना दिया हुआ है, तो टिमटिमाएगा जब प्रकाश का अपवर्तन होता है। और परावर्तित कब होता है, वो दर्पण में होता है। और अभिसरित का अर्थ क्या होता है, ये जो लेंस जो है, उत्तल लेंस जो है किसी भी प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिसको हम लोग कहते हैं अभिसरित होना। और वर्ण विक्षेपण की घटना जो होता है वो प्रिज्म में होता है। इसी प्रकार से 15वां क्वेश्चन जो है इसमें से कहा है तो प्रिज्म क्या करता है। तो प्रिज्म जो होता है ये प्रकाश को परावर्तित करता है, ये गलत है। ये दर्पण में होता है इस तरह से। यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है, तो ये अपारदर्शी वस्तु जो होता है वो इस तरह से करता है, ये भी गलत है। इसी प्रकार से 2 नंबर में है उसके किरण जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, यही बोला होता है। मतलब कि तितर बितर करना, एक तरह से उसका 7 वर्ण में अलग अलग विभाजित कर देना, ये कार्य करता है प्रिज्म। यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। तो अपवर्तित कौन करता है, वो लेंस करता है। या फिर जो है माध्यम में जो परिवर्तन होता है, विरल माध्यम या फिर सरल माध्यम, सघन माध्यम, इस तरह से अलग अलग माध्यम रहता है, तब जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेकिन प्रकाश का तितर बितर का कार्य जो होता है वो प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है इसमें से प्रकाश को प्रिज्म से गुजरकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। स्पेक्ट्रम जो प्राप्त किया है प्रिज्म से गुजार करके, ये हम लोग पढ़े थे कि सर आइजैक न्यूटन जो है इसका खोज किया था। और ये जो है इसी तरह से जो है दूसरा प्रिज्म को रख करके वह और भी अधिक कलर प्राप्त करना चाहता था, श्वेत प्रकाश का 7 वर्ण से अधिक, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तब फिर जो है इसी के उल्टा जो है एक दूसरा प्रिज्म को रखा और फिर जो है इस तरह से प्रकाश को इससे गुजारा उल्टा प्रिज्म से, तो फिर जो है 7 कलर मिल करके एक श्वेत कलर प्राप्त हुआ। इस तरह से इसका प्रयोग था सर आइजैक न्यूटन का। इसी प्रकार से 16वां क्वेश्चन जो है, 16वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 16वां क्वेश्चन में है वर्ण क्रम के कौन से 2 रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। वर्ण क्रम का कौन सा 2 क्रम है। तो सबसे पहला जो है सबसे ऊपर में जो रहता है जिसका कम विक्षेपण होता है, जो कम विचलित होता है वो रेड है, और सबसे ज़्यादा विचलित होता है वो वायलेट है, बैगनी कलर जो होता है। तो इस तरह से बैगनी और लाल का जो है VR और VB इस तरह से कह सकते हैं। वर्ण क्रम का जो है ये 2 रंग जो होता है इनके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं।
तो जल की जो है छोटी छोटी बूंदें जो होता है से होकर इंद्रधनुष बनता है। ये हम लोग पढ़े थे। ये एक प्रिज्म की भांति कार्य करता है। तो जब इसमें से प्रकाश की किरण आपतित होता है तो आपतित किरण जो है सबसे पहले अपवर्तित हो जाता है, मुड़ जाता है, मुड़ भी जाता है और साथ ही साथ विक्षेपित भी होता है। ये विक्षेपण के बाद जो होता है ये सतह क्या करता है, इसका फिर से आंतरिक परावर्तन कर देता है। आंतरिक परावर्तन होने के बाद जो होता है फिर दूसरे सतह के द्वारा फिर से ये अपवर्तित होता है। तो जल की बूंद से होकर इंद्रधनुष बनता है। तो इसमें से क्या होता है, प्रकाश का प्रतिबिंबन होता है और अपवर्तन होता है। ये दोनों कार्य इसमें से होता है। गो नंबर इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से 18वां क्वेश्चन जो है इसमें से कहा है, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगधरी उच्चतम होता है। उच्चतम तरंगधरी उच्चतम जो है वो लाल रंग का होता है। तो तरंगधरी उच्चतम होने से एक आवृत्ति क्या हो जाएगा, आवृत्ति इसका न्यूनतम हो जाएगा, आवृत्ति कम हो जाएगा और इसका जो है तरंगधरी जो होता है वो उच्चतम होता है और साथ ही साथ जो होता है विचलन जो होता है इसका कम होता है, विचलन ये भी कम होता है। ये है। तो इसमें से श्वेत प्रकाश के निम्न में से किसके तरंगधर जो उच्चतम होता है वो होता है लाल का और इसका अपवर्तनांक भी जो है वो कम होगा, अपवर्तनांक ये निम्नतम हो जाएगा। कारण इससे क्या होता है, इसमें से इसका वेग जो होता है वो अधिक होता है। वेग अधिक होने के कारण इसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा। इसी प्रकार से 19 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें से कहा है, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है। परिक्षेपण होता है इसका कारण होता है कि विभिन्न वर्ण का वेग जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें से कौन नंबर कह रहा है कि ऑप्शन है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का पूरे प्रिज्म से परिकिरण करता है। ये तो है श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरता है। यही वाला होगा, क्योंकि अलग अलग चाल से गुजरने के कारण ही जो है ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कौन नंबर